हेलो बच्चों हम बेटा आपकी क्लास 11 की जो फिजिक्स फर्स्ट है उसका तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। अब उसमें हमने पिछले वीडियो में त्वरण एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट देखा था। अब एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गतिकी संबंधी समीकरण, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक जैसा समान, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान एक्सेलरेशन से जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसके शुद्ध गतिकी संबंधी समीकरण, है ना, उसकी प्योर डायनामिक्स के जो इक्वेशन निकलती हैं, वैसे ना जैसे आपने मेरे 9th क्लास में पढ़ी थी, ये 3 समीकरण जो होते हैं, है ना, याद आया आपको। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। v क्या है, उसका अंतिम वेग है, u उसका प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t क्या है, समय है ना। यहाँ पे u के बजाय v0 लेते हैं हम, है ना। v0 का मतलब क्या हो गया, t इक्वल टू 0 पे उस वस्तु का वेग, और v जो होता है वो किसी समय t पर, है ना, वेग होता है उसका। a त्वरण ही है और t क्या है, समय है। दूसरा हम लेते थे, याद करो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे s की जगह x लेते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, विस्थापन, इसको x लेते हैं, तो u की जगह क्या होता है बताओ, v0t, है ना, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये दूसरा समीकरण है, याद आ रहा है ना आपको। तीसरा समीकरण क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as था, या इसको यूं भी बोल सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर की जगह क्या लेंगे, v0 का स्क्वायर हो जाएंगे ना, तो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2a और x, s की जगह x। तो ये 3 समीकरण जो थे, है ना। अब इनको हम कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, ये इसमें समझाया गया है। अब पहले तो हम ये देखें बेटा कि एक समान त्वरण क्या होता है ना। एक समान त्वरण का मतलब क्या है, त्वरण की वैल्यू सेम है ना, यानी समान समय में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो रहा है ना। ऐसे समझो आप कि कोई वस्तु ने 0 से चलना शुरू किया, 1 सेकंड में उसका वेग 2 मीटर पर सेकंड हो गया, अगले 2 सेकंड में उसका वेग 4 मीटर पर सेकंड हो गया, तो कितना अंतर आया, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया, है ना। 2 मीटर पर सेकंड का अंतर आया उसके, है ना, वेग में। फिर अगले तीसरे सेकंड में उसका वेग 6 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी वेग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना, लेकिन समान दर से बढ़ रहा है, यानी हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। चौथे सेकंड में माना 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो वेग लगातार बढ़ रहा है इसका, है ना। वस्तु एकदम, जैसे अपन मोटरसाइकिल चलाना शुरू ही करते हैं, है ना, तो एक वेग बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है हमारा, एक्सेलरेशन, हम उसका एक्सेलरेटर दबाते हैं, ठीक है ना। तो चौथे सेकंड में क्या हो गया, चौथे सेकंड में वेग में कितना परिवर्तन आया, 8 में से 6 घटाओगे, है ना, तो 8 में से 6 घटाया तो कितना आ गया, 2, और 2 में जब समय का भाग दोगे तो 1 सेकंड, 4 में से 3 सेकंड घटाओगे तो 1 सेकंड आया, तो वही 2 मीटर पर सेकंड आया, है ना। तो त्वरण कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो हर सेकंड में त्वरण का मान क्या है बताओ, समान है ना। तो ऐसे ही बेटा, जब ये वस्तु ऊपर से कोई वस्तु गिरती है तो उसका बताया था ना आपको कि हर सेकंड उसका वेग कितना बढ़ता है, 9 मीटर पर सेकंड बढ़ता है, यानी जैसे ही गिराया 1 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 2 सेकंड उसका वेग, 2 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, 9.8 और 9.8 जोड़ दो, है ना, तो 19.6 हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो समान दर से उसके वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसे जब नीचे से ऊपर फेंकोगे तो समान दर से क्या होगी, उसके वेग में कमी आएगी, है ना। तो ये क्या होता है बेटा, एक समान त्वरण, है ना। एक समान त्वरण का मतलब ये नहीं होता कि वस्तु एक जैसी स्पीड से चल रही है, एक जैसी स्पीड से चल रही है तो त्वरण 0 हो जाएगा, है ना। यानी लगातार उसके वेग में समान रूप से वृद्धि या समान रूप से कमी हो रही हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक समान त्वरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम एक समान त्वरण ए से गतिमान वस्तु के लिए कुछ गणितीय समीकरण व्युत्पन्न कर सकते हैं जो पांचों राशियों को किसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित करते हैं, है ना। वो पांचों राशियां कौन सी हैं, वही है ना। पहली, है ना, प्रारंभिक वेग, है ना, जिस तो पहले u बोलते थे, अब इसको क्या बोलते हैं, v0। अंतिम वेग v,
त्वरण a, विस्थापन x और समय t। ठीक है ना। तो ये 5 राशियां हो गई। ये राशियां हैं विस्थापन x, लिया गया समय t, t इक्वल टू 0 पर उस वस्तु का प्रारंभिक वेग v0, समय t बीत जाने पर अंतिम वेग v तथा त्वरण a। तो 5 हो गई, नहीं हो गई। हम पहले ही v0 और v के मध्य एक समीकरण 3.6 प्राप्त कर चुके हैं, है ना। तो देखो ये कैसे मिला था बेटा 3.6 के, a जो होता है वो क्या होता है, त्वरण जो होता है वो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, अंतिम वेग उसका v है, प्रारंभिक वेग उसका v0 है, समय क्या है उसका t, इसके नीचे 1 लगाया तो v माइनस v0 गुणा 1 करेंगे तो v माइनस v0 ही आएगा, और बराबर a को t से करेंगे तो क्या जाएगा at। तो क्या मिला इससे हमको, इससे मिला v माइनस v0 इक्वल टू at। तो v0 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा v0 प्लस at। ये वाला समीकरण की कह रहा है ये, है ना, इस वाले समीकरण की ये कह रहा है। तो यह समीकरण क्या है, v इक्वल टू v0 प्लस at। ठीक है। इस समीकरण को चित्र 3.12 में, ये जो नीचे चित्र बनाया हुआ है, में ग्राफ के रूप में निरूपित किया जाता है ना। तो देखो बेटा v इक्वल टू v0 प्लस at, है ना। इसमें क्या है देखो बेटा कि t इक्वल टू 0 पर उसका प्रारंभिक वेग क्या है, v0 है ना, और t समय बाद उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है ना। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये t समय है, तो t समय पे वेग कितना हो गया, ये वाला, है ना, ये वाला वेग हो गया। और t इक्वल टू 0 पे उसका वेग कितना है, ये रहा, है ना। और ये एक देखो वेग समय ग्राफ अगर क्या है, स्ट्रेट लाइन है तो एक समान त्वरण को शो करती ही नहीं करती है। तो देखो ये ए बी किसको शो कर रही है, ये एक समान त्वरण को, और ये त्वरण क्या है, ए है। ठीक है ना। तो देखो बेटा यहां से लेके यहां तक v है, यहां से लेके यहां तक v0 है, तो ये अंतर कितना हो गया, v माइनस v0 हो गया ना। तो ये और ये क्या है, एक आयत है, तो ये v माइनस v0 है, तो ये भी क्या है, v माइनस v0 है। ठीक है ना। तो इस समीकरण को चित्र 3.12 में ग्राफ के रूप में निरूपित किया गया है। तो ये v माइनस v0 हो गया, ठीक है ना। और ये क्या है, a त्वरण से गतिशील है ये वस्तु 0 से लेके t समय के बीच, है ना। अब हमें याद करो कि वेग समय ग्राफ जो होता है ना, उसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल होता है वो किसको शो करता है, विस्थापन को शो करता है। आया याद, किसको शो करता है बेटा, वो विस्थापन को शो करता है, डिस्प्लेसमेंट को, है ना। तो इस वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल, है ना, द एरिया अंडर द कर्व, वो क्या है, 0 से t समय के बीच का क्षेत्रफल हो गया। तो ये पूरा क्षेत्रफल हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ODCBAO। तो अब ये किसमें दो भागों में बांट सकते हैं, ODCA तो क्या हो गया, ये आयत हो गया, और ABC क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया। ठीक है ना। तो इस वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या हो गया, O से T समय के बीच का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस आयत OACD का क्षेत्रफल, है ना। तो देखो बेटा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, है ना। तो 1/2 आधार क्या है इसका, यहाँ से यहाँ तक t है ना। तो देखो 1/2 आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक t, है ना। ऊंचाई क्या है, ये v माइनस v0, है ना। तो देखो ये आ गया ना, 1/2 v माइनस v0 इंटू टी, 1/2 v माइनस v0 इंटू टी। ये तो किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। और इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या है, t, लंबाई क्या है इसकी t, और ये चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है v0, तो क्या हो गई v0t। तो ये v0t लिख दिया, है ना। जैसे कि पहले स्पष्ट किया चुका है, vt ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वस्तु का क्या होता है बेटा, विस्थापन होता है। देखो पहला समीकरण तो ये निकाल लिया हमने, अब दूसरे समीकरण की ओर बढ़ रहे हैं हम। कौन सा समीकरण, x बराबर v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, उसकी ओर बढ़ रहे हैं हम, है ना। तो ये विस्थापन के बराबर होता है। अतः वस्तु का विस्थापन x कितना हो जाएगा, x बराबर इसके बराबर कर देंगे ना हम, तो 1/2 v माइनस v0t प्लस v0t। ठीक है ना। अब हमें पता है कि v माइनस v0 क्या है, at होता है ना। v माइनस v0 क्या होता है, at होता है। कैसे होता है देखो बेटा कि a क्या होता है, v माइनस v0 अपॉन t, इसके नीचे 1 लगा दिया तो v माइनस v0 बराबर क्या हो जाएगा, at हो जाएगा ना। v माइनस v0 इक्वल टू क्या हो गया, at हो गया, है ना। तो इस v माइनस v0 की जगह at रख देंगे हम। तो देखो 1/2
80 इंटू टी तो क्या हो गया 80 स्क्वायर हो गया, है ना। तो x बराबर क्या हो गया 1/2 80 स्क्वायर प्लस v0t। तो x बराबर क्या आ गया, v0t को पहले लिख लिया प्लस 1/2 80 स्क्वायर। तो ये दूसरा समीकरण निकल के आ गया। विस्थापन बराबर क्या होता है v0t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। पहले ut लिखते थे ना आप लोग, वही है ये, ठीक है ना। तो ये दूसरा समीकरण निकल के आ गया। अब तीसरा बचा आपका, तीसरा कौन सा है, ये वाला, ये दिखाया था ना मैंने आपको, देखो बेटा ये वी स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax, वी स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax, इसकी ओर बढ़ेंगे हम, है ना। अच्छा अब देखो समीकरण 3.7 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये जो 3.7 है ये वाला, देखो जब इसको खोलेंगे, ये जो 3.7 है ना बेटा, इसको जब खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो x बराबर 1/2 vt, है ना, फिर 1/2 माइनस v0t, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 v0t और प्लस v0t, है ना। भाई खोल दिया मैंने इसको, है ना। 1/2 t को जब v से गुणा करोगे तो 1/vt आ जाएगा, और 1/2 t को जब माइनस v0 से करोगे तो माइनस 1/2 v0t आ जाएगा। अब देखो ये क्या है v0t, है ना, और ये क्या है, ये तो प्लस का 1 v0t और ये माइनस का हाफ v0t है। तो प्लस के एक में से माइनस का हाफ घटाओगे तो प्लस का आधा बचेगा ना। तो ये क्या आ गया 1/2 vt प्लस 1/2 v0t, है ना। यानी ये तो पूरा एक और ये क्या है इसका आधा है ना। तो प्लस के एक में से जब माइनस का आधा घटा तो प्लस का आधा बचता नहीं बचता, तो ये आ गया। अब इसमें से क्या आप 1/2 t कॉमन ले लोगे, है ना। तो क्या बन गया ये 1/2 t कॉमन लिया तो क्या आ गया v प्लस v0, है ना। तो ये देखो x क्या बन गया, x बन गया आपका v प्लस v0 बटे 2 गुणा t। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v प्लस v0 बटे 2 गुणा t। तो x बराबर आ गया v प्लस v0 बटे 2 गुणा t, ठीक है, ये आ गया। अब ये v प्लस v0 बटे जो 2 है ये माध्य वेग है। क्या है बेटा, ये माध्य वेग है, यानी ये क्या है इसका अंतिम वेग है, ये क्या है इसका प्रारंभिक वेग है। अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग को जब 2 से भाग दे दोगे तो क्या बन जाएगा, माध्य वेग निकल जाएगा, है ना। तो v बार औसत वेग जिसको बोलते हैं। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया, यानी इसको क्या लिख दिया v बार, तो ये v बार t, है ना, ये निकल के आ गया v बार t आ गया, है ना। तो यहां तक आ रहा है समझ में आपके। अच्छा अब देखो जहां v क्या चीज है, v प्लस v0 बटे 2 है। v क्या है, v प्लस v0 बटे 2, है ना। ये मात्र स्थिर त्वरण के लिए है ये। अब समीकरण 3.9a और 3.9 का अभिप्राय है कि वस्तु का विस्थापन x माध्य वेग v से होता है ना। तो वो जो था x बराबर क्या निकल के आया था, अभी हमारा देखा था ना अपन ने, x बराबर क्या आया था बेटा v बार इंटू t, है ना। यही तो है 3.9a, है ना, ये पीछे वाला था ना, ये रहा देखो 3.9a, इसी का ही तो नाम है। ये देखो 3.9a क्या है, x बराबर v बार t, है ना। 3.9a और ये 3.9b है, ये वाला v बराबर v0 प्लस 2/t, है ना, v प्लस v0/2, ये क्या है 3.9b है। तो इस वाला समीकरण ये है आपका 3.9a। तो a और b का अभिप्राय है कि वस्तु का विस्थापन x जो है वो माध्य वेग v बार से होता है, जो प्रारंभिक एवं अंतिम वेग का समांतर माध्य के बराबर है। अब समीकरण 3.6 से t बराबर क्या लिख सकते हैं हम, v माइनस v0/a लिख सकते हैं, है ना। वही कहाँ से आया, देखो ये उसी से जो फर्स्ट समीकरण था, है ना। फर्स्ट समीकरण कहाँ से निकला था, त्वरण क्या होता है बेटा, है ना, देखो हाँ, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाया t का भाग दे दिया, है ना। तो ये क्या आ गया, इसके नीचे 1 लगाया, तो देखो a को t से गुणा करोगे तो at बराबर क्या आ गया v माइनस v0, तो t बराबर क्या आ जाएगा v माइनस v0/a, है ना। तो यही तो आ गया ना, देख लो t का मान, तो t का मान क्या आ गया v माइनस v0/a, ठीक है ना। तो अब ये जो है ये वाला इसमें रख देंगे, x बराबर क्या था हमारा v बार t, है ना। जब इसमें रखेंगे t का मान ये v माइनस v0/a, तो v बार तो क्या है v प्लस v0/2 है, और t क्या हो गया बेटा v माइनस v0/a, है ना। तो x क्या आ गया हमारा, x क्या है v बार t, ठीक है ना। x क्या है हमारा
v बार t। अब v बार तो क्या है, v प्लस वी जीरो अपॉन टू है ना, और t का मान ये रख v माइनस वी जीरो अपॉन ए। t का मान क्या है ना, ये रहा ना, देखो v माइनस वी जीरो अपॉन ए है ना, तो t की जगह मैंने क्या रख दिया, v माइनस वी जीरो अपॉन ए है ना। अब देखो बेटा, ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी हो गया कि नहीं हो गया, v प्लस वी जीरो और v माइनस वी जीरो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर, तो ऊपर हो गया v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर बटे 2a। ये क्या हो गया, 2 और a को गुणा कर दो, 2 और इधर क्या है, x है, इसके नीचे 1 लगाएंगे हम। अब जब वज गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2ax है ना। तो आ गया ना, देख लो, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, वी जीरो का स्क्वायर प्लस 2ax। यस, तो ये आपका थर्ड समीकरण आ गया। तो देखो हमने बेटा गणितीय रूप से तीनों समीकरण निकाल दिए, ठीक है ना। तो क्या आ गया, वही इसमें यहाँ करके दिखाया गया है ये है ना, तो ये थर्ड समीकरण आपका आ गया। तो यदि हम समीकरण 3.6 से है ना t का मान समीकरण 3.8 में रख दें तो उक्त समीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार पांचों राशियों v0, v, a, t के तथा x के बीच संबंध स्थापित करने वाले हमें तीन महत्वपूर्ण समीकरण प्राप्त हो गए है ना। पहला क्या है, v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, दूसरा x इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है ना। ये सभी एक समान त्वरित सरल रेखीय गति के शुद्ध गतिक समीकरण हैं। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हैं, यानी वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है या लगातार समान दर से कम हो रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया है ना। तो उसके स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ये शुद्ध गतिक समीकरण है ना। ये इसके क्या है, प्योर डायनामिक इक्वेशंस हैं। तो व्यंजक 3.11 में, अच्छा अब इसमें एक चीज और है कि इसमें जो समीकरण दिए गए हैं उसकी व्युत्पत्ति के लिए हमने माना है कि t इक्वल टू 0 पर वस्तु की स्थिति 0 है, यानी t इक्वल टू 0 पर वस्तु की स्थिति भी क्या है, 0 है ना। यानी वो समय 0 पे वो कहाँ पे है, मूल बिंदु पे है। परंतु यदि हम यह मान लें कि क्षण t इक्वल टू 0 पर वस्तु की स्थिति शून्य न हो, आगे पीछे हो वो है ना, देखो ऐसे इस तरह से होती है ना हमारी, यहाँ पे ये 0 है, ये +1 है, ये +2 है, इधर ये -1 और ये -2, तो t इक्वल टू 0 पर अगर वस्तु यहाँ है तो ये वाले समीकरण हो गए। और अगर माना t इक्वल टू 0 वस्तु या तो इधर की तरफ है या वस्तु इधर की तरफ है ना। तो परंतु यदि हम यह मान लें कि क्षण t इक्वल टू 0 पर वस्तु की स्थिति शून्य न हो वरन अशून्य यानी x0 हो, तो समीकरण 3.11a यानी ये जो तीनों समीकरण हैं है ना, ये 3.11a बोलते थे इनको तीनों को, समीकरण 3.11a और व्यापक समीकरण में रूपांतरित हो जाएगी है ना। तो वरन अशून्य यानी x0 हो तो समीकरण 3.11a और व्यापक समीकरण में रूपांतरित हो जाएगी, यानी उसमें हम क्या लिखेंगे, x के स्थान पर x माइनस x0 लिखेंगे है ना। तो बस देखो इसमें तो x है ही नहीं, तो ये तो यही रहेगा, फर्स्ट समीकरण में तो x है ही नहीं, इसमें x की जगह क्या रखना है, x माइनस x0 रखना है ना। तो x की जगह क्या हो जाएगा, x माइनस x0 बराबर वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो x0 को राइट में ले जा सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x0 प्लस वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बन गया नहीं बन गया है ना। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस 2a, और x की जगह क्या लिख देंगे, x माइनस x0, तो ये तीसरा समीकरण हो गया है ना। तो ये 3.11a और 3.11b 3.11c इस तरह से इसने इसको कर दिया, ठीक है। तो हमने बेटा तीन शुद्ध गतिक समीकरण निकाल लिए। किसके हैं ये बच्चों, ये उसके हैं बेटा एक समान त्वरण से वस्तु गति कर रही है ना, लगातार एक समान त्वरण। समझ में आया नहीं आया, देखो है ना, कि ऐसे समझो आप किसी वस्तु 0 से, अभी तुमको पहले ही बताया था मैंने, 0 से स्टार्ट हुई वो, ठीक है ना, 1 सेकंड बाद उसका वेग 2 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है ना। दूसरे सेकंड बाद उसका वेग 4 मीटर पर सेकंड हो गया है ना। तो अब आप देखो दूसरे सेकंड में कितना परिवर्तन आया, 4 में से 2 घटाएंगे क्योंकि अंतिम वेग उसका 4 मीटर पर सेकंड है दूसरे सेकंड पे, और प्रारंभिक वेग कितना था उसका
2 मीटर पर सेकंड था, तो 4 में से 2 घटाओगे 2 आया, और 2 में जब, और समय कितना है, दूसरे सेकंड में से पहला सेकंड घटाओगे 2 - 1 तो बटे 1, तो क्या आ गया त्वरण का मान 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, है ना। ऐसे ही माना तीसरे सेकंड में वो 6 मीटर पर सेकंड उसका वेग हो जाता है 3 सेकंड बाद, तो फिर जब उसको घटाओगे आप, तीसरे सेकंड में कितना परिवर्तन आया, 6 में से 4 घटाओ और बटे में 3 में से 2 घटाएंगे तो वही वापस से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो एक समान त्वरण से वो वस्तु गति कर रही है। उदाहरण जैसे रेलगाड़ी चलना शुरू होती है ना, तो एकदम तेज होती जाती है, तेज होती जाती है, तेज होती जाती है, तेज होती जाती है, और फिर वो क्या करती है, एक मतलब वो पकड़ लेती है, हाईएस्ट स्पीड पकड़ लेती है, फिर उस स्पीड से लगातार चलती है। तो जब वो तेज होती जाती है, तेज होती जाती है, तेज होती है, तो उस समय क्या है, उसके अंदर एक समान त्वरण से जा रही है वो, समझे ना बात, ठीक है ना। फिर जब वो एक जैसी स्पीड से चलती है तो त्वरण 0 हो जाता है, क्योंकि एक समान वेग हो गया। तो माना प्रारंभिक वेग भी वही है और अंतिम वेग भी वही है। माना जैसे ऐसे समझो, आपके 10 सेकंड बाद वो एक समान हाईएस्ट स्पीड पकड़ लेती है। 10 सेकंड बाद माना उसकी जो स्पीड है ना, वो कितनी हो गई, पहले सेकंड में 2 थी, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 8, पांचवें में 10, है ना। अब छठे सेकंड बाद भी वही 10 मीटर पर सेकंड है, 7वें सेकंड पे भी वही 10 मीटर पर सेकंड है, 8वें सेकंड पे भी वही 10 मीटर पर सेकंड है, 9वें सेकंड पे भी वही 10 मीटर पर सेकंड है। तो 9वें सेकंड में से 8वां सेकंड घटाओगे तो 10 में से 10 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो 0 बटे फिर 9 में से 8 घटाओगे तो 1 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो जब वो वस्तु एक समान वेग से गति करती है तो उसका त्वरण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना बेटा। फिर जब उसमें ब्रेक लगते हैं तो फिर वो एक समान दर से क्या होता है, उसका वेग घटना शुरू होता है ना, समझे ना बात। तो उसका वेग घटेगा तो पहले वेग ज्यादा है और बाद में वेग क्या है, कम है। तो जब कम में से ज्यादा घटाएंगे तो ऋणात्मक आ जाएगा, तो ऋणात्मक में जब पॉजिटिव समय का भाग दोगे तो ऋणात्मक ही आएगा, ए, है ना। तो वो मंदन बोलते हैं हम उसको, रिटार्डेशन बोलते हैं, है ना। तो वो जो है जब ब्रेक लगाया, है ना, और जब तक वो रुकी तो वो जो गति है वो भी कैसी है, एक समान त्वरण की। नेगेटिव त्वरण है लेकिन है एक समान वो, ठीक है ना बेटा। तो ये ए मतलब जो है ये कैसा है, किसको शो कर रहा है, एक समान त्वरण को ये शो कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये बहुत मजेदार है कि ये तो हमने किससे देखा था, चित्र से देखा था। ये जो तीनों सूत्र निकाले हमने किससे निकाले, चित्र से निकाले। अब हम एक चीज होती है बेटा कलन विधि, है ना, इसको डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं, कैलकुलस मेथड, है ना। कैलकुलस, कलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CALCULUS, कैलकुलस, है ना। कैलकुलस विधि से, कैलकुलस मेथड के उपयोग कर एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिक समीकरण प्राप्त कीजिए। कैलकुलस ये मैथमेटिकल विधि है ना। तो देखो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपके लिए कुछ नए होंगे लेकिन आ जाएगा समझ में, देखो बहुत आसानी से, है ना। हमको पता है बेटा ए जो होता है त्वरण क्या होता है, याद करो, v - V0/t, है ना। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, या इसको V2 ले लो और ये V1 ले लिया आपने, है ना, और ये क्या हो जाएगा T2 - T1, तो इसको डेल्टा V बोलते हैं ना, और ये क्या होता है डेल्टा T। और जब इस T को छोटा करते जाते हैं तो फिर वो क्या आ जाता है, वो एक किसी उसका तात्क्षणिक त्वरण आ जाता है। तो A बराबर क्या आ जाता है, इस डेल्टा की जगह क्या लिख देते हैं हम, dV/dt, पहले पढ़ा चुका हूं ना मैं आपको ये। तो A बराबर क्या होता है, t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष वेग का डिफरेंशियल कैलकुलस, d/dt v, है ना। dV/dt का मतलब क्या है बेटा, A बराबर dV/dt का मतलब क्या है कि d/dt और क्या है ये v, समझे ना बात। तो समय के सापेक्ष d/dt का मतलब क्या हो गया, समय के सापेक्ष वेग का कलन, वेग का अवकलन, कलन बोल देते हैं, अवकलन बोल देते हैं, बात एक ही है ना, डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम। तो A बराबर क्या हो गया, dV/dt। तो अब जब इसको नीचे 1 लगाया तो ये क्या हो गया, dV गुणा 1 करोगे तो dV आ जाएगा और ADT आ गया, तो dV बराबर क्या आ गया, ADT आ गया, ठीक है ना। अब इसका समाकलन करते हैं हम, क्या करते हैं बेटा, समाकलन, है ना, ये इस तरह का। तो ये समाकलन का चिन्ह है dV और ये क्या हो गया ADT, है ना। अब ये V कहां से कहां तक परिवर्तन हो रहा है ना, इसकी लिमिट्स रखेंगे, सीमाएं रखेंगे, है ना। तो V कहां से, V0 से लेके V तक परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें, V से लेके कहां तक, V0 तक परिवर्तन V0 से V तक परिवर्तन हो रहा है। और समय में कहां से परिवर्तन हो रहा है, T = 0 से
t इक्वल टू टी तक परिवर्तन हो रहा है ना, तो 0 से लेके और t तक, है ना। तो अब देखो बेटा कि यहाँ पे इसके आगे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है ना। तो 1 dv जो होता है यानी ये होता है v, है ना। 1 जो कांस्टेंट है इसका जब हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो क्या आ जाता है, v आ जाता है ना। और इसकी लिमिट्स क्या हो गई, इधर तो हो गई v0 और इधर क्या हो गई v, है ना। बराबर क्या हो गया, ऐसे ही a भी क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, त्वरण कांस्टेंट है ना, ये स्थिर है, तो a बाहर निकल गया तो 1 dt आ गया कि नहीं आ गया ये, और 1 dt का क्या हो गया t, है ना। जिस तरह से dv का जब v के सापेक्ष करते हैं तो क्या आता है, v आता है, ऐसे ही t समय का जब dt के सापेक्ष करते हैं तो क्या आ जाता है, t आ जाता है ना। तो ये क्या हो गया, a t, है ना। और इसकी सीमाएं कहां से कहां तक हो गई, इधर 0 और इधर क्या है t, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि पहले इसमें ये रखो, फिर माइनस इसमें ये रखो, है ना। तो v की जगह v रखेंगे तो v आएगा, है ना, फिर माइनस लगाया और v की जगह क्या रख देंगे, v0, है ना। ये इस तरह से कर दिया, ऐसे सेम इसमें करेंगे, है ना। तो एक बार तो t की जगह t रख देंगे और एक बार t की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। जब एक बार t की जगह t रखा तो at आया, है ना, और दूसरी बार जब t की जगह 0 रखें तो पूरा ही 0 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया, -0। तो v माइनस v0 इक्वल टू at, तो v इक्वल टू क्या निकल के आ गया, v0 प्लस at। तो ये फर्स्ट समीकरण आ गया कि नहीं आ गया, देख लो कौन सी विधि से बेटा, कलन विधि से, है ना। तो कलन विधि से हमने ये फर्स्ट समीकरण निकाल दिया, है ना। देखो यहाँ यही दिखा रखा है, तो मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। देखो बेटा a बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, तो dv बटे dt, है ना। इसको बटे 1 लिख लिया, तो dv गुणा 1 बराबर क्या हो गया, adt। फिर इसका समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। देखो इसमें यहाँ दिखा रखा है, ये दोनों पक्षों का क्या किया हमने, समाकलन किया। तो ये dv का इंटीग्रेशन किया और लिमिट्स कहाँ तक रही, प्रारंभिक कहाँ पे है, v0 और अंतिम क्या है, v, यानी v0 से लेके v तक। ऐसे इधर की तरफ भी करेंगे तो ये t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक adt, है ना। तो ये a कांस्टेंट है, बाहर निकल के आ गया, 0 टू t और dt आ गया, है ना। और जब मैंने बताया था ना कि इसका v होता है 1 dv हो गया ना, तो 1 का क्या होता है v, तो v की जब सीमाएं v0 से लेके v तक करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, v माइनस v0 आ जाएगा, बराबर क्या आ गया। ऐसे ही a और इस dt का क्या होता है, t होता है, तो t और इसकी सीमाएं क्या हो गई, 0 से लेके t तक, तो t की जगह t रखोगे, माइनस t की जगह 0 रखोगे तो बाद में 0 आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, at। तो v इक्वल टू v0 प्लस at। तो ये फर्स्ट समीकरण कौन सी विधि से निकला बेटा, ये कलन विधि से निकल के आ गया, ठीक है ना। ये किस विधि से निकला, डिफरेंशियल वाली विधि से ये निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये अगला बढ़ेंगे हम कि v क्या होता है, वेग होता है dx बटे dt, है ना। पहले किसका सहारा लिया था हमने, इस वाले का लिया था। त्वरण बराबर क्या होता है, dv बटे dt, त्वरण क्या होता है, dv बटे dt। इसमें किसका सहारा ले रहे हैं हम, इसमें किससे शुरू हो रहे हैं हम, v इक्वल टू क्या होता है, dx बटे dt। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, है ना। तो या समय के सापेक्ष जो पोजीशन होती है उसकी, है ना, उसका क्या कर दो, अवकल कर दो, उसका डिफरेंशियल कर दो, ठीक है ना। तो देखो इसके नीचे 1 लगाया, ठीक है ना, तो ये dx गुणा 1 बराबर v dt, वही सेम, है ना। dx बराबर क्या हो गया, v dt। अब दोनों तरफ क्या किया, समाकलन किया, तो dx का कहाँ से वस्तु x0 से चलना शुरू करी और x तक गई, तो x0 से x तक dx, और ये t समय कहाँ से गया, 0 से लेके t तक। तो वही देखो इसमें 1 dx है ये, है ना, तो 1 dx का मतलब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। तो x की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 से लेके x0 से लेके और x तक, है ना। अब इसमें एक बार ऊपर की लिमिट रखो, फिर माइनस, फिर दूसरी बार नीचे की लिमिट रखो। तो x की जगह x रखा तो x हो गई, फिर माइनस लगाया, फिर x की जगह क्या रख देंगे, x0, तो ये x माइनस x0, तो ये आ गया ना, देख लो x माइनस x0, है ना। अच्छा अब देखो ये v जो है, ये v की जगह क्या लिख दिया, v0 प्लस at, है ना। अब वो वाला समीकरण जो फर्स्ट था ना हमारा, v इक्वल टू क्या है, v0 प्लस at, तो इस v की जगह क्या रख दिया, v0 प्लस at रख दिया, ठीक है ना। अब इसके देखो ये क्या हो जाएगा, दो टुकड़ों में हो जाएगा ना बेटा, v0 dt प्लस v0 dt हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, at और dt,
है ना। देखो मैं यहाँ इस पर पेपर पर समझा देता हूँ आपको, ये है ना। देखो बेटा, ये है हमारा x क्या होता है ना, एक वो वेग जो होता है वो क्या होता है, dx बटे dt, है ना। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम, वेग। इसके नीचे क्या लगा लिया मैंने, 1 लगा लिया, है ना। तो अब dx का गुणा 1 के साथ हो गया और v का किसके साथ गुणा हो गया, v dt हो गया, ठीक है ना। अब इसका क्या कर देंगे हम, अवकलन कर देंगे, समाकलन कर देंगे dx का, कहाँ से, x इक्वल टू x0 से लेके x तक, है ना। और v dt का कहाँ से करेंगे, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक, ठीक है ना। अब देखो ये 1 dx है ना, तो 1 dx का क्या होता है बेटा, x होता है ना। तो x की सीमा कहाँ से ले गई, x0 से लेके और x तक। ऐसे ही ये 0 टू t और v की जगह वो रख दिया, हमारा पहला समीकरण था ना, v इक्वल टू क्या होता है, v0 प्लस at, तो ये रख दिया इसमें, तो ये बन गया v0 प्लस at और फिर dt। v की जगह v0 प्लस at रख दिया और ये dt आ गया। अब इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्या हो गए, इसके दो टुकड़े हो गए। देखो इधर लग देता हूं मैं, तो देखो अब इसकी सीमा रखोगे ना इसमें, ऊपर की सीमा रखेंगे, फिर माइनस, फिर नीचे की सीमा रखेंगे। तो ऊपर की x है, x की जगह x रखा तो x आ गया, फिर माइनस, फिर नीचे की सीमा रखेंगे x0 तो क्या हो गया, x0, ठीक है ना। फिर इसके दो टुकड़े कर लिए। देखो पहला तो क्या हो जाएगा, v0 dt, यानी 0 टू t v0 dt, 0 से t तक v0 dt हो गया, प्लस दूसरा क्या हो गया, 0 टू t और ये क्या हो गया, at dt, है ना। अब इसका तो देखो सेम वही v0 है ना dt, है ना। तो v0 क्या है और ये at dt है ना। देखो इसके अंदर दिखा रखा ना बेटा आपको, v0 है ना, v की जगह क्या रख दिया, v0 प्लस at रख दिया, ठीक है ना। तो ये v0 क्या है, हमारा प्रारंभिक वेग है, तो कांस्टेंट है ये वैल्यू, तो v0 बाहर निकल के आएगा तो 1 dt आ जाएगा ना। ऐसे समझो, देखो v0 और ये क्या हो गया 1 dt, और इधर क्या है t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t, प्लस ऐसे ही इसमें a कांस्टेंट है, a बाहर निकल के आ गया, तो 0 टू t और t dt। अब क्या है, ये t dt बचा इसके अंदर। अच्छा देखो 1 dt का क्या होता है बेटा, t होता है ना, तो v0 और ये t, और इसकी सीमा कहाँ से लेके, 0 से लेके 1 तक, ठीक है ना। a, अच्छा अब t की जो होती है ना, t की पावर क्या है, 1 है ये, है ना। तो इसका समाकलन जब करते हैं तो है ना, ये होता है x रेज टू n का जो समाकलन होता है ना बेटा, वो होता है x रेज टू n प्लस 1 बटे n प्लस 1, है ना। तो t की पावर क्या है, 1 है, तो x रेज टू n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो t की पावर क्या है, 1 है, तो t की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, t की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, और ये क्या हो गया 0 से लेके t तक, है ना। अब देखो इसमें पहले 1 रखेंगे, t की जगह हमने क्या रखा, नहीं 1 नहीं, ये t है बेटा, है ना, क्या है, t है, तो ये v0 और t की जगह t रखेंगे तो क्या आ जाएगा, t ही आएगा, माइनस, और t की जगह 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस a, और ये क्या हो गया बेटा, देखो t की पावर t स्क्वायर बटे 2, और इसकी हो गई 0 टू t। तो देखो ये तो v0 t आ गया, है ना, क्योंकि माइनस 0 को v0 से करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो गया a, अब t की जगह t रख देंगे, है ना, तो t की जगह t रखा तो वही आएगा, t स्क्वायर अपॉन 2 ही आएगा, माइनस फिर t की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो 0 का मतलब तो 0 ही होता है, तो ये आ गया v0 t प्लस 1/2 a t स्क्वायर, और इधर क्या है आपका x, तो ये आपका दूसरा समीकरण आ गया, ठीक है ना। तो ये कौन सी विधि से, कलन विधि से हमने दूसरा समीकरण निकाल दिया, है ना। देखो ये ऐसे ही समझा रखा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या आ गया, x0, अच्छा हाँ, ये x इक्वल टू x0 था ना बेटा, ये मैंने इसको x नहीं है, ये रहा ना, देखो x माइनस x0 है, ये क्या है, ये x माइनस x0, तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा, x0 प्लस v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। तो
यही समीकरण आपका क्या आ गया, दूसरा समीकरण आ गया। तो ये किससे निकाला हमने, कलन विधि से निकाला, है ना। अब देखो तीसरा समीकरण निकालने का, तीसरा समीकरण क्या है, ये रहा v स्क्वायर इक्वल टू वी, ये ना देखो v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax बोल दो, या ये वाला बोल दो b स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x0, है ना। अच्छा अब देखो बेटा, अब इसमें a इक्वल टू जो फर्स्ट वाला यूज किया था अपन ने उसी को यूज करेंगे। a इक्वल टू क्या होता है, dv बटे dt होता है, वेग में परिवर्तन की दर होता है ना। त्वरण जो होता है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होता है ना। तो a इक्वल टू dv बटे dt हो गया, है ना। अच्छा अब देखो इसमें क्या किया, इसने dx से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, है ना। तो dx ऊपर भी है और dx नीचे भी, और ये dv बटे dt, देखो dv बटे dt, है ना। समझे कि नहीं समझे, देखो dv बटे dt तो ये ऐसे कैसे ही, और ऊपर नीचे dx से गुणा कर दिया इसने, तो dv बटे dx गुणा dx बटे dt बन गया नहीं बन गया ये, है ना। अब हमको पता है कि ये dx बटे dt क्या होता है, वेग होता है ना। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, v लिख दिया, तो ये हो गया v dv बटे dx। तो a बराबर क्या निकल के आ गया, v dv बटे dx, है ना। देखो मैं दोबारा समझाता हूं आपको इसमें करके, है ना। a बराबर क्या होता है बेटा, dv बटे dt, है ना, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर। अच्छा इसने क्या किया, dv बटे dt को ऊपर नीचे dx बटे dx से गुणा कर दिया, है ना। तो एक बार dx को, इस वाले dx को तो यहाँ ले आया और dt को यहाँ ले आया, तो ये क्या हो गया, dv बटे इस dx को तो इसके नीचे ले आया गुणा dx, और इस dt को dx के नीचे ले आया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये भी dv dx है, ये भी dv dx, और ये dt dx और ये dx dt, बात एक ही है। लेकिन ये dv बटे dx और ये dx बटे dt क्या होता है, वेग होता है, ये क्या होता है, वेग होता है dv बटे dx, है ना। तो a बराबर क्या निकल के आ गया, v dv बटे dx। अब इसके नीचे क्या रख दिया, 1, है ना। तो अब ये a dx इक्वल टू क्या हो गया, v dv, है ना। a dx इक्वल टू क्या हो गया, v dv, देखो यही कर रखा है इसने, है ना। तो v dv इक्वल टू क्या आ गया, a dx आ गया, है ना। v dv इक्वल टू क्या हो गया बेटा, a dx हो गया, ठीक है ना। तो अब दोनों पक्षों का क्या किया, समाकलन किया। तो v dv का तो v0 से लेके v तक की सीमाएं रखेंगे, लिमिट्स रखेंगे इसमें, और x की लिमिट्स क्या है, dx की x0 से लेके x तक, है ना। तो v dv का v0 से लेके v तक और a dx का x0 से लेके x तक, है ना। देखो अभी यहाँ दोबारा यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, है ना, ये आ गया था ना। तो इसमें v dv बराबर क्या है, a dx। तो ये तो क्या हो गया, v dv की सीमा तो कहाँ से, v0 से लेके v तक हो जाएंगी, और a dx की सीमा कहाँ से हो जाएंगी, x0 से लेके x तक हो जाएंगी, है ना बेटा। अच्छा अब देखो ये v क्या है, v की पावर 1 है ना। तो v की पावर 1 का क्या हो जाएगा, v की पावर 1 + 1 बटे 1 + 1, है ना। तो ये क्या हो गया, v की पावर 1 + 1 बटे 1 + 1, और इसकी सीमाएं कहाँ से लेके, v0 से लेके v तक। ऐसे देखो ये a क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो a तो बाहर आ गया, और ये क्या है, x0 से लेके x तक, और ये क्या है dx। अब ये क्या है, 1 है ना। तो 1 का तो पता है हमको, x होता है, 1 का क्या होता है, x। तो ये हो गया v स्क्वायर बटे 2 की सीमाएं हो गई v0 से लेके v तक, है ना। और ये a, और 1 का क्या होता है, x होता है ना। और ये इसकी सीमाएं हो गई x0 से लेके x तक, है ना। अब देखो ऊपरी सीमा रख दो, फिर माइनस नीचे की सीमा रख दो। तो v की जगह v रखा तो वही v स्क्वायर बटे 2 आ गया, माइनस, अब v की जगह v0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, v0 स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू a। अब x की जगह x रखा तो x आ गया, माइनस x की जगह x0 रखो तो x0 आ गया, ठीक है ना। तो देखो 1/2 इसको यूं लिख सकता हूँ ना, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू a x माइनस x0। इसके नीचे 1 रख लिया, तो ये 2 इसके ऊपर गुणा में हो जाएगा ना, वज्र गुणा जब करोगे, तो ये आ गया v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस x0। अब v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो v0 स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x0, ये आपका थर्ड समीकरण आ गया, है ना। देखो कितना आसान है ना। तो इस तरह से हम कलन विधि से, है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस या सिर्फ कैलकुलस मेथड से हम
शुद्ध गतिकी के जो तीनों समीकरण है, पहले तो हमने ग्राफ की विधि से निकाले थे, हम कैलकुलस की विधि से भी इनको निकाल सकते हैं, है ना। देखो यही सेम चीज यहाँ दिखा रखी है ना। तो v की जगह क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा ना। तो v² में जब v0 से लेके v की लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा, v² माइनस v0² और a कांस्टेंट है, a बाहर आ गया तो ये 1 dx का क्या होता है, x होता है। तो x a और x, तो x में एक बार x रखोगे फिर x0 पे, तो ax माइनस x0। तो इसको 2 से इसका इधर की तरफ गुणा हो जाएगा, तो फिर जब इस v0² को इधर ले जाओगे तो ये समीकरण आपके निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका तीसरा समीकरण हो गया। तो इस विधि का लाभ यह है कि इसका प्रयोग असमान त्वरण वाली गति के लिए भी कर सकते हैं। अभी तो हम किसको देख रहे हैं बेटा, हम एक समान त्वरण को लेके चल रहे हैं। किसको लेके चल रहे हैं, हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को चल रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी नहीं है तो भी हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपके इस चैप्टर में सारे के सारे जो समझाया गया है, आपको जो सवाल हैं वो सब कैसे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हैं, एक समान त्वरण के हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और इसके बाद अब देखो बेटा, इसके ये 4 इसमें एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इनको भी तुम्हें मैं कराऊँ अगले वीडियो में। तो देखो ये 3.4 एग्जाम्पल है, ये 3.5 है, और ये 3.6, 3.7 और 3.8। और इसके बाद फिर आपका ये आपेक्षिक वेग आता है, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो ये हमारा बेटा 2 वीडियो इसमें और लगेंगे, हमको कहीं जल्दी नहीं है बेटा, क्योंकि आसान आराम से करना है आपको। ये बेसिक कंसेप्ट वाले हैं, अगर ये समझ में नहीं आएंगे ना बेटा तो एक तरह से हीन भावना आ जाएगी हमारे दिमाग में कि यार हमको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही। तो आराम से करते चलो, एक बार बेटा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, फिर आगे की चीज़ें हमको आसान लगने लगेंगी। और बेटा अगर हमने ये नहीं समझा और आगे बढ़ते चले गए तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी फिर अपने को, है ना। ओके ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।